अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं मौका की तलाश में था कि कहीं किसी जगह ट्रक जाने हो या किसी तरफ सड़क का मोड़ काट कर घूमे तो मैं छलांग लगा दूँ। शाम की रोशनी अभी तक फैली हुई थी और मुझे देखा जा सकता था। मैंने अपना चेहरा ट्रक के अंदर की तरफ कर लिया और यूं ज़हर किया जैसे ऊँग रहा हूँ, मगर कंखियों से बराबर बाहर की तरफ देख रहा था। खुदा खुदा करके ट्रक ने एक जाने मुड़ने का इरादा ज़ाहिर किया। पीछे भरा हुआ सामान एक दूसरे से टकरा कर चिरचिराया और ट्रक एक सड़क पर घूम गया। यह छोटी सड़क थी और एक बाग शुरू हो गया था। सड़क की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी। मैंने मौका गनीमत जाना और एक जगह छलांग लगा दी। मैंने गिरते गिरते ही 3-4 कलाबाजियाँ खाई और फिर उठा और बाग में घुस गया। शाम की रोशनी अब इतनी तेज़ नहीं रही थी। सुरमई सा शाम का धुंधला का उतराया था। किसी ने मुझे ट्रक से कूदते देखा हो या ना देखा हो, बहरहाल मैं बाग में तेज तेज चलते हुए दरख्तों के पीछे आ गया और रुक कर अपने जिस्म का जायजा लिया। मेरी कोहनियाँ छिल गई थीं, हड्डियाँ सलामत थीं, पिस्तौल मेरी जेब में ही था। मैंने अपने पीछे देखा, सड़क खाली थी। एक बस सड़क पर से मुखालिफ सिमत में गुजर गई। मैं आगे चल पड़ा। यह बाग एक पार्क था। मैदान में घास उगी हुई थी और दूर दरख्तों की कतारों के पीछे कुछ बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। यह अमली जगह किसी सूरत भी मेरे लिए महफूज नहीं थी। मेरी मंजिल सादिया का छते हुए बाजार वाला खुफिया मकान था, लेकिन वहां मैं सिर्फ इसी सूरत में पहुंच सकता था कि यहाँ से किसी तरीके से ही ब्राउन इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुँचूँ और वहाँ से रास्ते को पहचानते हुए छते हुए बाजार की तरफ चला जाऊँ। इसके सिवा मुझे किसी रास्ते का इल्म नहीं था। यह शहर और शहर के कुचाऊ बाजार मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। हेब्रोन इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुंचने का वह जरिया सिर्फ टैक्सी ही हो सकती थी, लेकिन टैक्सी की किसी न किसी मोड़ पर चेकिंग होने का गालिब इम्कान था। सिर्फ एक बात मेरे हक में जाती थी कि शाम का अंधेरा मेरे इर्द गिर्द फैल रहा था। अंधेरे की चादर ही मुझे पनाह दे सकती थी, मगर इसके लिए ज़रूरी था कि मैं कम रोशन सड़कों पर से होकर चलूँ, क्योंकि बड़ी शहरों और कुशादा सड़कों पर नेवन से इनकी रोशनियों की वजह से उजालों का सैलाब सा उठाया था। मैं चलते चलते शहर के गैर आबाद इलाके में निकल आया था, जहाँ रिहायशी मकानात न होने के बराबर थे। शाम के धुंधलके की जगह अब आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा अपना सिक्का जमा रहा था। मैं हर तरफ से चौकसा। चंद कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देख लेता था। खेतों का सिलसिला शुरू हो गया, जिनके पीछे रेत के टीले अंधेरे में गुम हो रहे थे। एक जेट तैयारा शोर मचाता अपनी नीली और सुर्ख रोशनी झिलमिलाता आसमान पर से गुजर गया। उसकी बुलंदी से मालूम हुआ कि हवाई अड्डा ज़्यादा दूर नहीं था। मैं ख़तरनाक इलाके में दाखिल हो रहा था, क्योंकि हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में वैसे भी सिक्योरिटी सख्त होती है। शहर की बुलंद व बाला इमारतों की रोशनियाँ मेरे अकब में झिलमिला रही थीं। असल में मुझे उन्हीं की तरफ जाना था, क्योंकि सादिया का खुफिया ठिकाना शुमाल मगरब की जानिब ही था। मैंने एक जगह रुक कर देखा और तमाम रास्ते का जायजा लिया। अंधेरे ने एक चादर सी फैला रखी थी। बाएं जानिब किसी ट्यूबवेल के इंजन की हल्की हल्की आवाज़ के साथ पानी की धार के किसी हौज में गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने अंदाजे के मुताबिक अपने लिए एक रास्ता मुतय्यन किया और खुदा का नाम लेकर बाएं जानिब तिरछा होता शहर के शुमाल मगरबी इलाके की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर पहले अगर मैं इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुंच जाता तो नीली गाड़ी को पकड़ सकता था, मगर अब जाहिर है वो वहां पर मौजूद नहीं होगी। जो जो मैं शहर की रोशनियों वाली आबादी के करीब हो रहा था, खतरा नज़दीक से नज़दीक तर होता जा रहा था। कम अज़ कम इस इलाके के इर्द गिर्द पुलिस और इसराइली इंटेलिजेंस के आदमी ज़रूर फैले हुए होंगे जहाँ से मैं फ़रार हुआ था, और वो यही इलाका था जहाँ मैं चल रहा था। इसलिए फूंक फूंक कर और बेहद चौकन्ना होकर कदम उठा रहा था। अब मैं पछता रहा था, मैं नमाज से मुलाकात करने क्यों आ गया। इसी वक्त मजबूरी का इखलाक इंसान को मुसीबत में मुब्तला कर देता है। मुझे किसी के मरने जीने से क्या काम है, मुझे तो अपना मिशन अजीज होना चाहिए था, लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल न था। खेतों से निकलकर मैंने एक ऊंची जगह को पार किया और एक सड़क पर आ गया। सड़क कच्ची थी और उस पर ट्रैक्टर के टायरों के गहरे निशान बने हुए थे। ये सड़क आगे जाकर शहर को जाने वाली बड़ी सड़क से मिल जाती थी। इसके आखिरी किनारे पर खंबे पर लगी मरकजी लाइट रोशन थी। मैं सड़क की दूसरी जानब रेतले रास्ते पर उतर गया। जब शहर की तरफ जाती सड़क पर आया तो इत्तफाक से एक टैक्सी पीछे से आती नजर आई, जिसके मीटर की बत्ती सुर्ख थी, जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। जहन तेजी से सोचने लगा कि टैक्सी ली जाए या ना ली जाए। अभी मेरे दिल ने कोई फैसला नहीं किया था
कि टैक्सी के करीब आते ही मेरा हाथ फिजा में ऊपर उठ गया। टैक्सी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मैं बिना सोचे समझे टैक्सी की अकबी नशिस्त पर बैठ गया और उसे हिब्रोन इंटरसेक्शन की बजाय नवादरात के छते हुए बाजार की तरफ चलने को कहा। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो एक बार मेरे कहने पर ही समझ गया और उसने मुझसे कोई सवाल जवाब न किया। मीटर डाउन किया और टैक्सी को आगे बढ़ा दिया। सामने से किसी गाड़ी की रोशनी मुझ पर पड़ती तो मैं अपना चेहरा नीचे कर लेता, जैसे नीचे कोई चीज़ तलाश कर रहा हूँ। मैं ड्राइवर को यह नहीं कह सकता था कि वो गैराबाद इलाके से होकर चले। मुझे यह भी धड़का लगा था कि कहीं टैक्सी शहर के रोशन और आबाद इलाके से न गुजरने लगे। मैंने सर पर नीला रुमाल इस तरह लपेट लिया कि मेरी दाढ़ी उसमें छुप गई थी। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि टैक्सी उस छते हुए बाजार की तरफ जा रही थी या नहीं। मैंने अपना शक दूर करने की गर्ज से ड्राइवर को इब्रानी ज़बान में कहा कि उस छते हुए बाजार में नवादरात की दुकानें बहुत हैं। टैक्सी ड्राइवर ने सिगरेट सुलगाकर कश लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ। मैं खामोश होकर सीट के कोने में घुस गया। अंदर ठंडी हवा आ रही थी, मगर मेरे माथे पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था। मेरी आंखें बेताबी से इमारतों को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। अभी तक मैं किसी इमारत को ना पहचान सकता था। शायद ड्राइवर अकबी आबादी की तरफ से जा रहा था। आखिर मैंने एक ऊंची इमारत को पहचान लिया। फिर जब टैक्सी ने एक मोड़ काटा तो सामने छते हुए बाजार की झिलमिलाती रोशनियां नजर आने लगीं। मैंने टैक्सी को बहरी एक तरफ रुकवा दिया और किराया अदा करके बाहर निकला और छते हुए बाजार में जाने की बजाय उस तरफ चलने लगा जिधर कच्ची दीवार थी और जहां हमारी नीली गाड़ी दिन के वक्त खड़ी हुई थी। दीवार की ओट में अंधेरा था। मैं अंधेरे में खड़े होकर बाजार के नाके को तकने लगा। मैं तसल्ली करना चाहता था कि मेरा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा था। टैक्सी वापस चली गई थी और उसकी अकबी सुर्ख बत्ती दूर होती जा रही थी। बाजार में बड़ी रौनक थी। सियाह अभी तक चले आ रहे थे। बाजार के बाद रेस्तोरानों से अंग्रेजी और इब्रानी गानों की आवाज़ आ रही थी। सामने की जानिब कार पार्किंग था। एक तरफ स्कूटरों की कतारें लगी थीं। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा था तो मैं दीवार की तरीकी में से निकलकर बाजार में दाखिल हो गया। मैं दुकानों के साथ साथ लोगों के बीच में से होता चला जा रहा था। दुकानों में रोशनियां हो रही थीं। ये रोशनियां मुझे जहर लग रही थीं। मैं कहाँ तक अपना चेहरा इन रोशनियों से छुपा सकता था। दिल में यह अंदेशा भी था कि कहीं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्स वालों ने सादिया के खुफिया मकान पर छापा न मारा हो। ऐसी हालत में मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। फिर ख्याल आया कि सादिया ने कुछ सोच समझ कर ही वहाँ अपना ठिकाना बनाया होगा। यह जगह यकीनन इसराइली इंटेलिजेंस की अकाबी निगाहों से महफूज होगी। जब मैं एक तंग और नीम रोशन गली के करीब पहुंचा जो छते हुए बाजार से निकलकर दूसरी तरफ जाती थी तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। यह वही चिकाश बूढ़ा था जो सादिया के मकान की शानशीन में बैठकर नवादरात की मरम्मत और रंग रोगन किया करता था। उसने इब्रानी ज़बान में कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, मेरे पास हज़रत सुलेमान के अक़वाल लिखे हैं, आपको पसंद आएंगे, आइए आपको दिखाऊं। और वो मुझे खींचते हुए गली में ले गया। उसने मुझे तेज़ तेज़ चलने पर मजबूर कर दिया था। गली में से एक और तंगो तरीक गली निकलती थी। हम उस गली में आ गए। आगे एक पुरानी हवेली का बोसीदा महराबी दरवाज़ा आ गया। अंधेरे में एक मुर्गी मेरे पाँव से टकरा कर शोर मचाती एक तरफ को भागी। चिकाश मुझे हवेली के अंदर एक अंधेरी कोठरी में ले गया। उसने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन किया और बताया कि सादिया के मकान पर छापा पड़ा है, मगर सादिया वहाँ मौजूद नहीं थी। इंटेलिजेंस वालों को कोई सबूत नहीं मिल सका। मैं 20 बरस से यहाँ काम कर रहा हूँ। वो मुझ पर शक नहीं कर सके और चले गए। किसी ने ज़रूर तुम्हारी मुखबरी कर दी है। अगर सादिया वहाँ मौजूद होती तो मैं इस वक्त खुदा जाने कहाँ जुल्म व तशद्दुद की चक्की में पिस रहा होता। सादिया को मैंने खुफिया ज़रिए से छापे के बारे में इतला पहुँचा दी थी। उसने तुम्हारे बारे में जो अहकाम दिए हैं वो ये हैं कि तुम फ़ौरन यहाँ से निकल कर फिश पॉइंट पर पहुँचो। सादिया तुम्हें वहीं मिलेगी। मैंने पूछा कि फिश पॉइंट कहाँ है और ये कौन सी जगह है। चिकाश ने मोमबत्ती को ज़मीन पर रख दिया था और उसका साया लबूतरा होकर दीवार पर लहरा रहा था। उसने अपनी जेब से लकड़ी की गोल मोहर निकाली जो टूटी हुई थी और बोला, इसे अपने पास रखो। जब तुम इस हवेली के पिछले दरवाजे से निकलकर एक वीरान बाजार की नुक्कड़ पर पहुंचोगे तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो कोड लफ्ज़ में तुमसे मुखातिब होगा। तुम उसे यह टूटी हुई मोहर निकाल कर दोगे। इसका दूसरा आधा हिस्सा उसके पास होगा। वो तुम्हें फिश पॉइंट पर पहुंचा देगा। आओ मेरे साथ, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए।
وہ मुझे हवेली की अंधेरी राहदारी में से गुजार कर एक पुराने दरवाजे पर ले गया। उसे खोला तो सामने एक वीरान सा इलाका था, जहाँ दूर एक तरफ किसी मकान में रोशनी हो रही थी, बाएं तरफ 2-3 खाली ट्रक खड़े थे। यहाँ से दाएं जाने बाजार के नुक्कड़ पर चले जाओ, जल्दी करो। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो उसने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ट्रकों के पीछे से होता हुआ बाजार के नुक्कड़ की तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं अभी बाजार के नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि एक पुलिस कांस्टेबल खुदा जाने कहां से निकलकर मेरे सामने आ गया। उसके कंधे से स्टेन गन लटक रही थी, जिस पर उसका एक हाथ था। उसने मुझे रुकने का इशारा किया और मुझसे मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा। शनाख्ती कार्ड मेरे पास नहीं था। शनाख्ती कार्ड बनवाने की ज़रूरत इसलिए भी पेश नहीं आई थी कि मैं किसी ऐसे मिशन पर नहीं था कि मुझे दुश्मन के किसी खास शहर में कीमोखिलास जासूस की हैसियत से उन्हीं का शहरी बनकर रहना पड़ता। मेरा एक मिशन था, और ये तूफानी एक्शन मिशन होता है। इधर डूबे उधर निकलने वाला मामला होता है। चुनाचे शनाख्ती कार्ड बनवाने की नौबत ही नहीं आई थी, वरना यह कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। यहूदी पुलिस कांस्टेबल रात की राउंड ड्यूटी पर था। मैंने एक मकान की दीवार से लगी हुई बत्ती की रोशनी में देख लिया था कि उसकी कमर के साथ ऑटोमेटिक स्टेन गन लटक रही थी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटे से डंडे के जिसके आगे चमड़े का तस्मा लगा था, और कुछ नहीं था। उसे मुझ पर कोई खास शुबा नहीं हुआ था, बल्कि उसने रूटीन यानी गश्त के मामूल में मुझसे शनाख्ती कार्ड तलब किया था। मैंने अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया, जैसे शनाख्ती कार्ड तलाश कर रहा हूँ। इस दौरान में मैंने यहूदी कांस्टेबल पर हमला करने का जाविया भी सोच लिया था, अगरचे उसे मुझ पर अभी किसी किस्म का शक नहीं था, लेकिन शनाख्ती कार्ड ना निकलने पर शक हो सकता था, क्योंकि इसराइल में इस असूल पर बड़ी सख्ती से अमल होता था कि हर शहरी खास तौर पर रात के वक्त अपना शनाख्ती कार्ड जेब में रख कर निकले। मैं जेबों को टटोल भी रहा था और साथ साथ इब्रानी में बोले जा रहा था कि मैं तो शनाख्ती कार्ड जेब में डाल कर निकला था, फिर यह कम वक्त कहाँ चला गया? कहीं मैंने दूसरे कोट में तो नहीं रख लिया था? मैं तो हमेशा शनाख्ती कार्ड अपने पास रखता हूँ। यहूदी कांस्टेबल को न जाने क्या शुबा हुआ कि उसने मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा और बोला, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मुझे ख्याल आया कि हो सकता है इसे भी मेरे बारे में इतला कर दी गई हो, क्योंकि आखिरकार इसका ताल्लुक इसराइली पुलिस फोर्स से था। मैंने बड़ी आजी से कहा, मैं गरीब मजदूर हूँ, पुराने बाजार में सारा दिन मजदूरी करता हूँ, शाम को घर लौट जाता हूँ। उसने मुझे गर्दन से पकड़ा और मकान के कोने पर जलती बत्ती के करीब ले गया और मुझे झुककर घूरने लगा। मुझे तुम मशकूक आदमी लगते हो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। गनीमत हुआ कि उसने स्टेन गन अभी तक नहीं निकाली थी, शायद इसलिए कि वो मुझे मशकूक समझ रहा था। खतरनाक नहीं, ये उसकी गलती या गलत फहमी थी, जिसका खमियाजा उसे 3 सेकंड बाद ही भुगतना पड़ा। जब मेरा एक जोरदार मुक्का उसके पेट पर दिल के बिल्कुल नीचे पड़ा, वो आगे को झुका, दूसरा मुक्का उसकी गर्दन पर पड़ा, वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। शायद बेहोश हो गया था, क्योंकि वो अपनी जगह से बिल्कुल हिला जुला नहीं। मैं छलांग लगाकर बाजार के मोटर की जानिब अंधेरे में आ गया। शायद यही फिश पॉइंट था, क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही एक पुरस्कार साया नुकुड़ के अंधेरे से निकलकर मेरी तरफ बढ़ा और उसने कोड लफ्ज़ कहा। वो एक दीवार के साथ साथ तेज कदम उठाता जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे था। आगे एक पुराने मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। थोड़ी देर में यह पुरानी सी गाड़ी बड़ी तेज़ी से बाजारों में से गुजर रही थी। ये बाजार नीम रोशन थे और यहाँ दुकानें नहीं थीं, बल्कि रिहायशी फ्लैटों के दरवाजे थे, जहाँ कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। बाजार ख़त्म हुआ तो सामने एक वीरान इलाका आ गया। उसकी एक जानब खेत और एक जानब खुला मैदान था। यहाँ उस पुरस्कार आदमी ने गाड़ी खड़ी कर दी और अपनी जेब से टूटी हुई मोहर निकाल कर मुझे दिखाई। वो चुप था। उसकी आंखें गाड़ी के अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैंने जेब से मोहर का दूसरा हिस्सा निकाल कर उसे दिया तो उसने उसे अपनी मोहर के साथ जोड़ा। फिर दोनों टुकड़े अपनी जेब में डालकर गाड़ी आगे बढ़ी और बोला, तुमने पुलिस कांस्टेबल से झड़प मोल लेकर बड़ी हमाकत की थी। तुम अपने साथ मुझे भी किसी मुसीबत में फंसा सकते थे। मैंने कहा कि उसने मुझसे शनाख्ती कार्ड मांगा था और मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। वो खामोश रहा। गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। एक चौक आ गया। उसने गाड़ी एक निस्बतन छोटी सड़क पर डाल दी। उस सड़क पर कोई 1 मील चलने के बाद सड़क की बाएं जानिब मुझे एक ट्रक खड़ा नजर आया। मेरे साथी ने ट्रक के एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दी। ट्रक में से एक लंबा तिरंगा आदमी उतरा। उसने ट्रक का कभी दरवाज़ा खोल दिया। मेरे साथी ने इशारा किया और बोला,
ट्रक में चले जाओ और खामोश रहना। मैं गाड़ी से निकलकर ट्रक के अंदर घुस गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ट्रक के अंदर सब्जियों की बोरियां और लकड़ी के क्रेट भरे हुए थे। मैं उनके दरमियान बैठ गया। ट्रक स्टार्ट हुआ और किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। पहले तो वो गैर हमवार छोटी सड़क पर चलता रहा। इसके बाद हमवार सड़क पर आ गया और उसकी रफ्तार भी तेज़ हो गई। 15-20 मिनट ये ट्रक उस सड़क पर चलता रहा। फिर उसने एक मोड़ काटा और रफ्तार धीमी हो गई। ट्रक को धक्के लग रहे थे। उसकी रफ्तार कम होते होते बहुत ही धीमी हो गई और वो एक मोड़ घूम कर रुक गया। इंजन बंद हो गया। उसी लंबे तड़के ड्राइवर ने ट्रक का कभी दरवाज़ा खोलकर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं बाहर निकला तो देखा कि यह एक कच्चे मकानों वाली गली थी। ट्रक ने गली को आधे से ज़्यादा भर दिया था। ड्राइवर ने मुझसे कोई बात न की। सामने वाले मकान के दरवाजे की तरफ इशारा किया और अपनी ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि ट्रक पीछे को सिरकता हुआ गली में से निकल गया। मकान का दरवाज़ा बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। कोई जवाब न आया। मैंने दूसरी बार दस्तक दी तो अंदर शहर में किसी बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ सुनाई दी। फिर इंसानी कदमों की चाप दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खुल गया। यह एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी था जिसने खुली आस्तीनों वाला लंबा कुर्ता पहन रखा था। सर पर यहूदियों वाली गोल टोपी थी। उसने भी मुझसे कोई बात न की और अपने पीछे आने का इशारा किया। एक से बढ़कर एक पुरस्कार आदमी मिल रहा था। दरवाज़ा उसने बंद कर दिया था। आगे छोटा सा कच्चा सहन था जिसकी एक जानब शायद मुर्गियों के लिए डरबा बना हुआ था। कोने में लकड़ी के खाली खोखों का ढेर पड़ा था। सामने 2 कमरे साथ साथ बने हुए थे। एक कमरे के दरवाजे के ऊपर ही रोशनदान था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने मुझे उस कमरे में तख्त पर बिठाया और खुद जिधर से आया था उधर ही चला गया। इस छोटे से कमरे में कोने में रखी लोहे की गोल मेज पर लकड़ी का टेबल लैंप जल रहा था। 4-5 कुर्सियां बेतरतीबी से पड़ी थीं। सामने वाली दीवार में एक दरवाज़ा था जो बगली कमरे की तरफ खुलता था। यह दरवाज़ा भी बंद था। कमरे की फिजा बोझल थी। फिर दरवाज़ा खुला और मेरे सामने सादिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो मैं चेकांश के मकान के बाहर किसी ने देखा तो नहीं था। मैंने उसे बताया कि उसके मकान तक जाने की नौबत ही नहीं आई। चेकांश ने मुझे बाजार में ही दबोच लिया था। सादिया लोहे की कुर्सी खींच कर बैठ गई और अपने कटे हुए बालों को पीछे झटक कर बोली, इसराइली इंटेलिजेंस दुनिया की अजीबो गरीब इंटेलिजेंस है। मैं उनके मिजाज को पूरी तरह जान गई हूँ। बहरहाल जिस वक्त छापा पड़ा मैं वहाँ नहीं थी। अगर होती तो इस वक्त मेरे साथ जो सलूक हो रहा होता तुम उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। चेकांश पर उन्हें इसलिए शक नहीं हुआ कि वो एक तो मजहबी आदमी है, दूसरे वो एक अरसे से वहाँ रह रहा है। तुम्हें रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं। जब मैंने उसे पुलिस कांस्टेबल से अपनी सनसनीखेज मुलाकात का हाल बयान किया तो वो एकदम से उठ खड़ी हुई। मेरे साथ हो, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ज़रूर वो लोग इस इलाके को घेरे में ले रहे होंगे। वो मुझे दूसरे कमरे से निकाल कर मकान के अगबी सहन में ले आई जहाँ अंधेरा था। सामने दीवार में एक महराबी दरवाज़ा था। सादिया तेज तेज कदमों से जा रही थी। उसने दरवाज़ा खोलकर गली में झांका, फिर मुझे आने का इशारा किया। उस गली में दीवार के साथ अंधेरे में एक फोकस वैगन खड़ी थी। हम उसमें बैठ गए। सादिया स्टीयरिंग पर बैठी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी तेज़ी से उसे गली में से निकाल कर ले गई। उसने खुले इलाके में से गुजरते हुए कहा, अब हमारा काम स्टोर के अगबी कमरे में होगा। तुम पूरी तरह से तैयार हो ना? क्या मतलब है? मैंने आंखें सुकेड़ कर कहा। सादिया मुस्कुराई। तुम्हें कल सुबह की फ्लाइट में अंडमान आइलैंड जाना होगा। मैंने सामने सड़क पर नजरें जमा रखी थीं। आहिस्ता से कहा कि मैं तैयार हूँ। सादिया खामोश हो गई। हम जिस खुली सड़क पर जा रहे थे उस पर कहीं कहीं बिजली का खंभा आ जाता जिस पर बल्ब जल रहा था। सादिया काबी नज़रों से दाएं बाएं और साइड पर लगे आईने में देखती जाती थी। मैं ऊपर से होकर जा रही हूँ। मेन रोड पर चेकिंग का खतरा था। दूर दूर से कई मॉडर्न मज़ाफ़ाती बस्तियाँ गुजर गईं जहाँ बंगलों और फ्लैटों में रोशनियाँ हो रही थीं। 20-25 मिनट के बाद हमारी फोकस वैगन एक 2 मंजिला कटीजनुमा मकान की अगबी दीवार के साथ अंधेरे में खड़ी हो गई। सादिया ने इंजन बंद किया और बाहर निकलकर दीवार के साथ साथ चलने लगी। मैं भी उसके साथ साथ था। दीवार जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। सादिया ने दरवाजे पर 3 बार ख़ास कोड में दस्तक दिया। दरवाज़ा खुल गया। एक ऊंचे लंबे आदमी ने हमारा खैर मकदम किया। अंदर छत के साथ एक मध्यम बल्ब जल रहा था। मैंने इस आदमी को पहचान लिया था। यह वही ड्राइवर था जो मुझे ट्रक में सादिया के खुफिया ठिकाने पर ले गया था।
दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया। अब मैंने इस कमरे का जायजा लिया, जो कांट कबाड़ से भरा हुआ था। दीवार के साथ लकड़ी के खोखे लगे थे, कई एक बोरियां भी पड़ी थीं। फिजा में खुश्क मेवे और बासी सब्जियों की अजीब सी खुशबू मखलूत हो रही थी। कमरे के वस्त में 7 फुट लंबा और तकरीबन 3 फुट चौड़ा एक लकड़ी का करेट पड़ा था। सादिया ने उस करेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ईफा से अंडमान तक तुम्हारी सीट इस करेट में बुक हो चुकी है। वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन बहुत जल्द चेहरा संजीदा हो गया। उसने अपने आदमी से कहा कि इसमें हर शय रख दी गई है। लंबे तड़ंगे आदमी की पेटी के साथ पेज का जंबूर, टार्च और चाकू लटक रहा था। उसने झुककर लकड़ी के करेट का ढक्कन उठा दिया। मैंने मध्यम बल्ब की रोशनी में देखा कि करेट के अंदर फोम का गद्दा बिछा हुआ था। करेट की ऊंचाई तकरीबन 3 फुट थी। दीवारों के साथ जगह जगह फोम के छोटे छोटे तकिए चिपका दिए गए थे। सिरहाने की दोनों जने प्लास्टिक की छोटी छोटी 4 बोतलें दूसरी तरफ रखी थीं। प्लास्टिक का एक चौकोर लिफाफा भी वहीं पड़ा था। सादिया ने कहा, इन बोतलों में तुम्हारे लिए मशरूब है। प्लास्टिक के लिफाफे में हीम बर्गर हैं। अगरचा करेट के नीचे और पहलू में मुनासिब जगहों पर हवा के लिए छोटे छोटे सुराख कर दिए गए हैं, मगर तुम्हें प्लास्टिक का एक छोटा ऑक्सीजन मास्क भी दिया जाएगा, जिसे तुम बवक्त ज़रूरत अपने मुंह पर चढ़ाकर ताज़ा ऑक्सीजन ले सकोगे। मैं बड़े गौर से एक एक तफसील सुन रहा था। सादिया ने बताया कि फ़्लाइट 10 से 11.5 घंटों की हो सकती है। इतनी मुद्दत तक मुझे करेट के अंदर बिल्कुल सीधे लेटे रहना होगा। मेरी तरफ देखकर कहने लगी, आमिर तुम करेट के ताबूत में जाओगे, घबरा तो नहीं रहे? मैंने गर्दन खुजाते हुए कहा, थक ज़रूर जाऊंगा, मगर घबराऊंगा बिल्कुल नहीं। मैं इस किस्म की सख्तियाँ बर्दाश्त करने का आदी हूँ। सादिया ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी तैरने लगी। बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी है। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, अंडमान पहुंचकर मुझे क्या करना होगा? सादिया ने अपना हाथ कंधे से उठा लिया और लकड़ी के स्टूल पर बैठ गई।